हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएड नोट्स का टॉपिक, जो हमारी बुक चल रही है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। इसमें हम टॉपिक करने वाले हैं। तो जो लोग भी अभी चैनल से नए जुड़े हैं उन सभी को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जिसमें आपको मिलते हैं सोशियोलॉजी नोट्स और बीएड नोट्स की प्रॉपर नोट्स की वीडियोस, जो कि मेरे हैंड राइटिंग नोट्स भी होते हैं और मैं आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ। जो भी मैटर मुझे अच्छा लगता है आप लोग के लिए मैं लेकर आती हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो होने वाली है शिक्षा के वैदिक कालीन केंद्र। तो आज हम वैदिक कालीन टाइम पे जो केंद्र बने थे शिक्षा के, उनके बारे में पढ़ेंगे और इसका जो डीप है हम वो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो तक्षशिला तत्कालीन उत्तर भारत के गंधार राज्य की राजधानी था। तत्कालीन गंधार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर बनाया था, ठीक है, तथा आगे चलकर इसी को अपनी राजधानी बनाया था। यह नगर वैदिक साहित्य, धर्म, दर्शन और आर्य विज्ञान की शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक यह वैदिक और ब्राह्मणी शिक्षा के केंद्र रहा, ठीक है। नेक्स्ट है कैकय। यह मध्य भारत में तत्कालीन कैकय राज्य की राजधानी। उपनिषद काल में यह शिक्षा मुख्य केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, धर्म और दर्शन की शिक्षा का उत्तम प्रबंध था। ऐसा माना जाता है कि उस समय इस नगर में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं था। यहाँ कला, कौशलों, व्यवसाय और सैनिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिथिला। मिथिला मध्यकाल के तत्कालीन मिथिला राज्य की राजधानी थी तथा वैदिक काल के पहले से ही यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था। परंतु उपनिषद काल में यह वैदिक शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ धर्म, दर्शन, सैनिक शिक्षा तथा कला कौशल की शिक्षा भी दी जाती है। प्रयाग। भारत के पूर्वी भाग में प्रयाग ऋषियों की तपोभूमि रहा है। वैदिक काल में यहाँ अनेक ऋषि आश्रम थे जो धर्म और दर्शन की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यह एक तीर्थ स्थान तथा धार्मिक स्थल भी था तथा आज भी यह शिक्षा के केंद्र तथा तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, प्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काशी। वाराणसी, बनारस और प्रारंभ से ही ऋषियों की तपोभूमि और विद्वानों के बीच शास्त्र ग्रहण करने का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ यह विभिन्न मतों की शिक्षा का केंद्र था तथा वर्तमान में भी यह बनारस की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, फेमस है। कांची। इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। इसका एक भाग नाम कांजीवरम भी है। यह दक्षिण भारत का एक तीर्थ स्थान है तथा ब्राह्मणीय शिक्षा तथा कर्म कांड प्रधान शिक्षा प्रदान करने का एक मुख्य केंद्र है। इसकी ऐतिहासिक विशेषता यह है कि मध्यकाल में भी यह ब्राह्मणीय शिक्षा का ही केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रारंभिक वैदिक कालीन तथा उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में क्या समानताएं थीं। प्रारंभिक वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा को संकुचित एवं व्यापक दोनों ही कालों में लिया गया। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त एवं निःशुल्क थी, ठीक है, बिल्कुल फ्री शिक्षा थी दोनों ही कालों में प्रारंभिक शिक्षा की। और लेकिन आज के टाइम में शिक्षा आप सब देख रहे हैं, अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट करो, प्राइवेट में तो फिर पैसा बहाओ। लेकिन आई होप आगे गवर्नमेंट करेगी और अच्छी एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा करेगी ताकि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से भी अच्छे बनकर निकलें। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त एवं निःशुल्क थी। दोनों ही कालों में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य दोनों ही कालों में समान थे। दोनों ही कालों में नैतिक तथा धार्मिक शिक्षण का माध्यम संस्कृत और शिक्षण मौखिक था और दोनों ही काल में गुरुओं को समान सम्मान दिया जाता था, उच्च स्थान दिया गया था, ठीक है। छात्रों का अनुशासन में रहना एवं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये दोनों ही कालों में पाया गया। गुरु और शिष्य के संबंध मधुर थे तथा दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करते थे। गुरुकुलों का स्वरूप समान था। दिनचर्या संस्कार प्रधान थी।
दोनों ही कालों में जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर कम बल दिया गया था। यहाँ पे स्त्री शिक्षा को बहुत कम बल दिया गया था। ठीक है, असमानताएं देख लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या की अपेक्षा उत्तर वैदिक कालीन पाठ्यचर्या अधिक विस्तृत थी। उत्तर वैदिक काल में शिक्षण की नाटक, कहानी एवं स्वाध्याय विधियों का विकास हुआ। पूर्व वैदिक काल में अनुशासन के आंतरिक पक्ष यानी कि आत्म अनुशासन पर तथा उत्तर वैदिक काल में बाह्य पक्ष यानी कि गुरु आदेश गुरुकुलों के नियमों का पालन पर अधिक बल दिया गया था। प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षक किसी भी वर्ण के व्यक्ति हो सकते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में केवल ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति ही शिक्षक थे। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में किसी भी वर्ण के बच्चे गुरुकुल में प्रवेश पा सकते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को इससे वंचित रखा गया। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में गुरुकुल प्रायः एक शिक्षकीय होते थे तथा नगरों से दूर शांत वातावरण में होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह बहुशिक्षकीय नगरों एवं गांवों के पास होते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में छात्र विषयों का चयन अपनी योग्यता अनुसार करता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण के अनुसार अध्ययन सीमित कर दिया गया था, जो कि गलत था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया। प्रारंभिक वैदिक काल में कला कौशल को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में इन्हें निम्न समझा जाने लगा। निम्न यानी कि नीच समझा जाने लगा। प्रारंभिक वैदिक काल में नीति प्रधान धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। अभी यहाँ पे हम असमानताएं पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की। प्रारंभिक वैदिक काल में व्यवसाय की शिक्षा बच्चों की योग्यता एवं क्षमताओं के आधार पर दी जाती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण अनुसार दी जाती थी कि जिसका जैसा जाति या वर्ण होगा उसको वैसी ही व्यवसाय की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा और के बारे में, कैसी शिक्षा थी, बौद्ध शिक्षा कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच।